ऐसा उद्देश्य जिसको आप बताना नहीं चाहते। जी आखिरी टिप्पणी 2 मिनट की सेंगर साहब आपसे। एक और संघी आ गए सर, मोहन मांझी, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड वाले हैं। तो कोई जगह छोड़ते नहीं है। मोदी जी तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि भैया संघी हो क्या, तो तुम्हें बनाता हूं। अब उसका नाम कोई भी हो सकता है, ABCD। तो ऐसे ऐसे चेहरे निकाल के लाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बैक बेंच से उठाएंगे और आपको फ्रंट में बिठा देंगे, आप बन जाओ भैया। क्योंकि उनको वो व्यक्ति चाहिए, एक रोबोट चाहिए जिसको कंट्रोल अपने हाथ में रहता है और जिधर घुमाना चाहो घुमा लो। यही उनकी राजनीति रही है और यही आगे भी राजनीति रहेगी। एक्चुअली सच कहा जाए तो भारत के सरसंघ चालक नरेंद्र मोदी हैं। 2 पदों पर है, एक प्रधानमंत्री के पद पर और एक सरसंघ चालक के पद पर। और जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत, ये उनके असिस्टेंट हैं। उनको कहा जाता है कि तुम ये आके आज जाके भाषण दे दो ताकि इसका कवर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये आदेश मानते हैं साहब, और कुछ नहीं है। जी वीरेंद्र सिंह जी। और दोनों का काम घृणा फैलाना है। मणिपुर में घृणा फैलानी हो, मुसलमानों की घृणा फैलानी हो, और वो घृणा की पराकाष्ठा ये है कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं देना है, किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाना है, और नहीं बनाया। और वो पता क्या कहते हैं आगे से, ये कह के 71 मंत्री लेके, तुम्हें जो करना हो करो, मैं नहीं बनाऊंगा तुमको। अगर तुमको लगता है तो जाओ हिंद महासागर में चले जाओ, बंगाल की खाड़ी में चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस देश में मुसलमानों की जरूरत नहीं है। दिस इज द स्ट्रेट मैसेज फ्रॉम नरेंद्र मोदी सर। दिनेश जी, बात संघ की हो रही है, तो संघ के बारे में ये है कि जैसे कि वाकई में ये कोई संस्कृति प्रेमी हैं और बड़े शिष्टाचार देश में चाह रहे हैं, दरअसल ये भी झूठ है। अमर उजाला में पॉलिटिकल एडिटर था, हमारे एडिटर थे उदयन शर्मा जी, जो रविवार के संपादक रहे हैं बाद के दौर में। तो वही किस्सा मुझे सुनाते थे। तो आरएसएस का चरित्र कोई आज का नहीं है, ये 20 साल से था कि उनके पड़ोस में संघ की शाखा लगती थी। तो सुबह सुबह एक जो गरीब परिवार था पिछड़े वर्ग का, उसको बुलाने वो संघ के जो कुछ लोग सेठ थे वो आ जाते थे, और वो बुलाते थे। एक दिन वो 4 बजे आवाज लगाते थे तो कि अरे प्रभात जी जब जाओ, चलना है शाखा में। तो जब नहीं जगा 2-3 बार, तो उसका एक 50-55 साल का जो उनके पिताजी थे वो खड़े थे। तो उसको बोले, ए हीरा, तू कहाँ है प्रभात जी? तो डंडा लेके दौड़ाया कि मैं 55 साल का हूँ और मेरा बेटा है 18 साल का, तो वो जी हो गया और मुझे बोलते हो हीरा तुम क्या शिष्टाचार सिखाते हो? दौड़ाया। तो ये इनका तरीका है। एक अभी का मैं बताऊं कि एक मेरा कलीग था, जूनियर था, और वो एक गोदी चैनल में एंकर थे, बड़े नामी एंकर थे। उनकी नौकरी छूट गई, कुछ हो गया होगा। तो एक दिन वो आया, उनका कि सर आपसे काम है। तो उन्होंने बताइए। उनका सर आरएसएस में आप किसी को जानते हैं क्या ठीक से? तो हमने कहा नहीं, आरएसएस से तो मेरे नहीं है, और जो पुराने लोग थे वो आउट हो गए हैं, जो ढंग से बातचीत होती है। क्यों, क्या काम आ गया आरएसएस से? कहा सर वो आरएसएस की सिफारिश के बगैर चैनल में सीनियर पोस्ट पे होता नहीं है। तो हमने कहा नहीं क्या बात कर रहे हो? क्या नहीं सर, वो सिफारिश नहीं होगी। तो हमने कहा ये तो मैंने दूरदर्शन के लिए सुना था, तो क्या ये दूसरे चैनल से? बोले हाँ सर, ये हकीकत है इनकी। तो इनका प्रकोप, हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है। न्यायपालिका पे आपने देख लिया है कि पश्चिम बंगाल में एक जज साहब लड़े थे, शायद जीत भी गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया और वो बदनाम थे इसके लिए कि वो फैसले सरकार के खिलाफ करते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेंचेस ऐसे हैं जो बदनाम हैं, जिनके बारे में प्रोटेस्ट भी हुआ है कि वो उन बेंचेस में कोई मामला जाएगा तो सरकार के हित में ही सरकार के जो चाहेगी वही फैसला होगा। तो बड़े पैमाने पे घुसपैठ हो गई है, इसलिए समस्या बहुत विकराल है। सुनील जी ने सही कहा कि जैसे शिक्षा क्षेत्र में तमाम लोग हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हैं, तो ये लोग जब सरकार बदलती है तो नौकरी बचाने के लिए ये चमचागिरी करते हैं उस सरकार की, और ये खोल में छिप जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी व्याधि नहीं है ये, सरकार बदलेगी, कोई सेकुलर सरकार आएगी तो ये सब खोल में छिपने वाले हैं, क्योंकि कायर लोग हैं ये और इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, अपनी नौकरी बचाने के
के चक्कर में रहते हैं। दिनेश जी, आपने सही कहा, बहस लंबी है, लेकिन कैंसर बहुत डीप रूटेड है अब भारत की साइकी में। और मोदी जी के वोट गिरे नहीं हैं, 22 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 23 करोड़ 60 लाख हुए हैं। कोई ये सोचे कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है, तो कमी नहीं आई है उनके अंदर। और उनका जो स्ट्रांग बैकअप फोर्स है, सारा का सारा जो फील्ड फोर्स है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई डायल्यूशन नहीं हुआ है। कई बार हम सोचा करते थे कि शायद उनकी अफीम का नशा जो चढ़ा हुआ है उतर जाए, लेकिन अफीम का नशा तो और चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भारत के सबसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग जो है, चंद लोगों को छोड़कर, वो सारे के सारे उनके साथ में है। और इस बात का खुलासा डीके शिव कुमार ने किया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बंगलौर में जीत रहे थे और चारों कॉन्स्टिट्यूंसी हारे बंगलौर के अंदर। कहता है लेकिन जैसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वोटिंग स्टार्ट हुई तो पूरे के पूरे वोट ऑलमोस्ट 90 to 100% बीजेपी को गिरे हैं। कि जितने जो हाई राइज में रहते हैं, जो बहुत रिच लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, सीईओज हैं, वो सारे के सारे एक पक्षीय होकर बैंगलोर के अंदर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, टेक्नोक्रेट्स ने बीजेपी को वोट दिया। चारों सीटें स्वीपिंग मार्जिन से लेके गए हैं। और वहां पे बहुत बड़ी संख्या में वोकलिंग वोटर से बैंगलोर में, जो डीके शिव कुमार के। और डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर हमारे लोगों ने, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, मेरे लोग रहते हैं, वहां पे लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। सोचने की बात है, अफीम बहुत गहरे तक है, नशा इतना जल्दी उतरेगा नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। शुक्रिया आपका दर्शक मित्रों, वीरेंद्र जी, सुनील जी, हिमांशु जी, मोहम्मद खालिद साहब।